आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेफ होंगे। आप लोगों के बहुत कहने पर आज से इंटर फाइनल का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। समय अभाव होने के नाते अभी तक क्लास नहीं ले पा रहा था, व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलेगा हम आपको मैथ की क्लास पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग जो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, वह संबंध और फलन। रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोगों को सेट जो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था उसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि जब हम रिलेशन और फंक्शन में उनका यूज करें, रिलेशन विशेष करके रिलेशन में, संबंध में जब उसका इस्तेमाल करें उन थ्योरीज का, तो आपको क्लियर हो कि हम क्या बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई सेट है, मान लीजिए A इज इक्वल टू AEIOU, तो आप बोलते हो कि A बिलोंग्स टू A, अर्थात A का अवयव है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? A का अवयव है, यानी E बिलोंग्स टू A। इसमें D नहीं है तो आप लिखते हो D डज नॉट बिलोंग टू A। ये किसका चिन्ह है? इंग्लिश में बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। और हिंदी में क्या बोलेंगे? अवयव है। और अगर ये क्रॉस कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? डज नॉट बिलोंग। और इसको क्या लिखते हैं? अवयव। हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव नहीं है, ऐसा बताया जा चुका है। तो ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी है, विस्तार में बताई जा चुकी हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसका कंसाइज मतलब जो है प्रिसाइज करके, छोटा छोटा करके इसको जो है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बताई जा रही है। तो एप्सिलॉन ये बिलोंग्स टू हो गया, और ये डज नॉट बिलोंग टू। और हमने आपको बताया था कि अगर इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, जैसे AEIOU क्या है? ये वावेल का समूह है, स्वरों का समूह है कि नहीं है? तो जब अगर हम इसको जो है एक नियम विधि में लिखते हैं, या नियम विधि में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। याद आया कि नहीं याद आया? ऐसा लिखते हैं, A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये बात क्लियर हुई? यानी ये सारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी है। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, यानी अवयव का चिन्ह है। ये डज नॉट बिलोंग का चिन्ह है, साइन है। और अगर किसी सेट को जो है, ये टैबुलेशन मेथड है, और ये जिसे कहते हैं नियम विधि, वो, और ये तालिका विधि या रोस्टर मेथड बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे उसको देखते हैं।
ये सारी बातें पुरानी हैं। तो अब हम कुछ साइन जो पहले देखे थे, याद होगा आपको, ये साइन, ये किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको अगर पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आपको क्या बताया गया? क्या कि यदि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, देन द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स whose belongs both A and B is called A intersection B। इसका मतलब ऐसे यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ऐसे अवयवों का समुच्चय जो ए और बी दोनों में हो वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप लिख दो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये लिखते हो आप। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू ए बी। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया, देख लीजिए कि जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और v इज इक्वल टू किसके है? 3 4 5 6। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा? देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होगा? क्योंकि 3 दोनों में है तो 3 हो गया और 4 दोनों में है तो 4 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसी हो गया? 3, 4। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी है, इसलिए रफली जल्दी जल्दी इसको हम लोग रिमाइंड कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? अब अगर इसी को ऐसे लिखा जाए, कहीं पे लिखा हो कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इट इंप्लाइज दैट किसका चिन्ह है? इंप्लाइज दैट का। इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यानी यदि x a इंटरसेक्शन b में है तो निश्चित है कि x a में भी होगा और x b में होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर 3 a इंटरसेक्शन b में है, 3 बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में, 3 बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इट मींस दैट 3 बिलोंग्स टू a, 3 a में भी है और 3 b में भी है। ये इंपॉर्टेंट बात, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b implies that x belongs to a और x belongs to b। बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम इसका करने वाले हैं। इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और इसका डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। और ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? सेट के लिए हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आएगी बात की नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे यूनियन के बाद। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। A union B is equal to x belongs to x, A union B is equal to x such that x belongs to A या x belongs to B। यानी A union B बराबर x, जबकि x या तो A का अवयव है या तो B का अवयव है। यहां पर एक बात समझ लीजिए कि यहां पर भले या लिखते हैं लेकिन एक बात यहां पर छिपी रहती है, और लिखा नहीं जाता है लेकिन और बात यहां पर और छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? अभी हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू हमने लिखा 1 3 4 5 6। तो यूनियन a यूनियन b का मतलब क्या हुआ? दोनों का यूनियन। तो 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 तो किसमें है? ए में है।
5 6 किस में है? बी में है। तो ये डिफिनीशन वाली बात होगी। एक्स बिलोंग करता है ए को, एक्स बिलोंग करता है ए को, यानी 1 और 2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। 5 और 6 किसको बिलोंग कर रहे हैं? बी को। क्लियर हो रहा? लेकिन 3 और 4, ये जो 3 4 है वो ए में भी है और बी में भी है। एक बात समझ नहीं है? तो इसका मतलब जब डिफिनीशन हम लिखते हैं तो भले ही यहां पर या लिखें, लेकिन यहां पर और छिपा हुआ है। यानी ऐसे ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में हो, या तो बी में हो, और या तो दोनों में हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ये भले और लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए। या ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, कहीं सवाल में आ जाए तो आप जान जाएं, या कहीं लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाए कि सर यहाँ पर तो कभी और जानते ही नहीं थे, तो ये आपको जानना है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यूनियन बी का मतलब सुना है? या तो ए में हो, या तो बी में हो, या तो दोनों में हो। क्लियर? क्लियर हुआ? बात समझ नहीं आ गई? चलिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर? अब वही बात फिर अगर हम इसको लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखें तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इट मीन्स दैट, इट इंप्लाइज दैट कि एक्स बिलोंग करता है ए को या एक्स बिलोंग करता है बी को। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये पुरानी बातें हैं जो आपको बताई गई हैं, इसलिए बहुत स्पीड में थोड़ा फास्ट बता दिया गया। ये बातें हमको समझ में आई कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी। मैंने कहा है कि यहां पर और छिपा हुआ है। तो आपने यूनियन जान लिया है, इंटरसेक्शन जान लिया है, एक चीज और आपको जानना है और वो है सबसेट। क्या जानना है आपको? सबसेट। सबसेट आपको पता होगा, चलिए नहीं पता है तो फिर से हम लोग देखते हैं कि सबसेट की परिभाषा क्या है। कि व्हाट इज सबसेट? यदि एक कोई सेट है और बी एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बात समझ नहीं है? यानी ए एक समुच्चय है और बी एक ऐसा समुच्चय है जिसके सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं? ए को बिलोंग करते हो, तो हम कहते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी इज द सबसेट ऑफ ए, या बी ए का उपसमुच्चय है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? बी सबसेट ए, ऐसे लिखते हैं। ये बात क्लियर हुई? ये बी सबसेट ए है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ध्यान से समझेंगे आप, बहुत ध्यान से समझेंगे। कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, आराम से समझेंगे इसको। तो जैसे हमने लिख दिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 1 2 3, तो वन बी में है और 1 ए में भी है, 2 बी में भी है और 2 ए में भी है, 3 बी में भी है और 3 ए में है। देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, इसलिए देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये बात क्लियर होगी? अभी आपको बहुत सी बातें सीखनी है, जाननी है और समझनी है, क्योंकि इस टॉपिक पे हम थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां से इसको समझने के बाद हम रिलेशन को बेहतर ढंग से समझेंगे, रिलेशन को बेहतर ढंग से जानेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप लिखते हो कि B इज द सबसेट ऑफ A, इसका मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज दैट कि अगर X बिलोंग्स टू B, इट इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर यदि B A का सबसेट है, यदि B A का सबसेट है, B A का समुच्चय है, तो इसका मतलब है, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि x b में है तो x a में होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इफ b इज द सबसेट ऑफ a, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू b, इट इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। यानी इससे क्या पता लगता है कि यदि
x बिलोंग करता है a को b को, तो x इसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? जैसे अभी हमने आपको लिया कि जैसे हमने लिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3 और एक सेट ले लिया हमने 2 3, तो 2 a में है कि नहीं है? जी हाँ है। 3 a में है कि नहीं है? जी हाँ है। तो ये जो सेट है वो किसमें होगा? ये किसका सबसेट होगा? a का सबसेट होगा। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं उसको जानना है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई जाने वाली हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जाने वाली हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट आराम से समझिएगा। कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। तो देखिए, जैसे यदि मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 1 2 3, ये सारी बातें पुरानी हो रही हैं, सब कुछ बताया जा चुका है, सब कुछ सिखाया जा चुका है, इसलिए जब बातें मैं बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में सारी बातें आ रही हैं। फिर भी चलते हैं। तो जैसे a इक्वल टू 1 2 3 लिखा, तो अगर मैं इसका सबसेट लिखूं, मैं कहूँ इसका समुच्चय लिखिए, तो समुच्चय अगर आप उप समुच्चय लिखिए, सबसेट, उप समुच्चय या सबसेट, तो इसके सबसेट कौन होगा? 5 तो पता है कैसा सेट है? ये रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट, बताया जा चुका है। फिर सिंगल एलिमेंट लीजिए, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 1 2। क्लियर? और एक 3 1। देखिए, पहले एक भी आया नहीं, फिर 1 2 3, फिर 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। ये सारे जो समुच्चय लिखे हुए हैं, इन सभी समुच्चयों के प्रत्येक a में मौजूद हैं। देयरफॉर इट इज, ये सभी समुच्चय हैं किसके? a के। ये सबसेट ऑफ किसके हैं? a के। कैसे? देखिए, यहां पर इस समुच्चय में सिंगलटन सेट है, एक आया हुआ है, एकल समुच्चय है कि नहीं है, और ये जो एक है वो इसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद है? देयरफॉर इट इज सबसेट ऑफ। यहां पर 2 है, ये 2 है, 2 इसमें मौजूद है कि नहीं मौजूद है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। यहां पर 3 है, 3 यहां भी 3 है, इसका मतलब ये भी इसका उपसमुच्चय। यहां पर 1 और 2 है, 1 और 2 इसमें भी मौजूद है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है। यहां पर 2 और 3 है, तो 2 और 3, यहां पर 2 और 3 है, और यहां पर भी 2 3 है, इसलिए इसके उपसमुच्चय होंगे। यहां पर 3 और 1 यहां पर मौजूद है, इसलिए इसके उपसमुच्चय। 1 2 3, इसके 1 भी यहां पर मौजूद है, 2 भी यहां पर मौजूद है, और 3 भी यहां पर मौजूद है, इसलिए इसे भी इसका उपसमुच्चय हुआ। 5 का मतलब क्या था? रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी आओ इसमें मौजूद नहीं, तो इसका समुच्चय। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी इतने उपसमुच्चय, बहुत ध्यान समझते चलिएगा, और आराम समझना है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कितने आए थे इसमें? 3 है, वो 1 2 3, और इसके उपसमुच्चय कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 उपसमुच्चय हुए। यानी जब किसी उपसमुच्चय में, जब किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो कितने उपसमुच्चय हुए? 8। तो यहां से फार्मूला निकाला गया प्रैक्टिकली कई चीजों, जैसे मान लिया a इक्वल टू 1 2 ले लिया आपने, तो इसके अगर सबसेट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे आप? सबसेट इसका क्या लिखेंगे आप? इसका जो सबसेट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 1 2 लिखेंगे। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? पहले एक भी आया नहीं, फिर 1 फिर 2। वही बात यहां पर भी देखो, पहले 1 भी आया नहीं लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 2 का लिया, 1 2 लिया, फिर 2 3 लिया, फिर 3 1 लिया, और फिर तीनों ले लिया। तो लिखने का तरीका समझ में आ गया? फिर से समझिए, पहले 1 लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 1 और 2 ले लिया, फिर 2 और 3 ले लिया, और फिर 3 और 1 ले लिया। 2 का हो गया, फिर तीनों ले लिया। यानी पहले, और सबसे पहले क्या लिया? रिक्त।
पहले एक भी अवयव नहीं, फिर एक एक अवयव, फिर दो दो अवयव, फिर तीन तीन अवयव, ऐसे बढ़ते जाएंगे क्रम से, कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर भी वही बात, पहले एक भी अवयव नहीं, फिर एक अवयव, फिर एक अवयव और फिर दोनों अवयव। क्या एलिमेंट है यहाँ पर? दो एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? दो एलिमेंट है कि नहीं है? और कितने सबसेट आए? एक, दो, तीन और चार। कितने सबसेट आ गए? चार सबसेट आ गए कि नहीं आ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब दो एलिमेंट है, जब किसी सेट में दो एलिमेंट है, जब किसी सेट में दो एलिमेंट है तो कितने सबसेट मिल रहे हैं? चार। जब किसी सेट में तीन एलिमेंट है तो कितने सबसेट मिल रहे हैं? 8। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ नहीं आ रही है? तो यहां से एक फार्मूला बना कि यह उपसमुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू, उपसमुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 2 पावर n, जहां n क्या है? एलिमेंट की संख्या है। यानी यहां पर देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। अगर n की जहां पर 3 रख दें तो 2 पावर कितना हो गया? 3 हो गया। 2 पावर कितना हो गया? 3 हो गया। तो जब 2 पावर 3 हो गया तो 3 तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो 8 आया और देखिए 8 उपसमुच्चय हो गए कि नहीं हो गए? 8 सबसेट हो गए कि नहीं हो गए? इसी तरह से अगर n के स्थान पर कितना रख दें? 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर दो एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4। तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं है कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 पावर n। और जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसमें? अवयवों की संख्या। किसमें? जिस समुच्चयों के उपसमुच्चयों की संख्या हमको प्राप्त करनी है। बात समझ आ गई नहीं आ गया? समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? उपसमुच्चय समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार उपसमुच्चय के बारे में बता रहे हैं, सुन लीजिए आराम से। यदि कोई समुच्चय A है और कोई दूसरा समुच्चय ऐसा हो कि उसके प्रत्येक अवयव A में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि वो समुच्चय A का उपसमुच्चय। क्लियर? नहीं, जैसे आपको ये समझना है, अभी थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे कि आप कहते इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक ए भी है और निरीक्षक ए भी है, लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर है वो किसके अंडर में है? इंस्पेक्टर के अंडर में है। बस सेम बात, सेट एंड सबसेट। तो सेट ए भी है और सेट ए भी है, लेकिन ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। जिससे सेट हो गया 1, 2, 3 और सबसेट हो गया b इज इक्वल टू 2, 3। तो ये भी सेट है, ऐसा नहीं है कि सेट नहीं है। ये भी सेट है, ये भी सेट है, लेकिन ये b जो है वो a का सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी एलिमेंट इनमें मौजूद है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सुना आगे नहीं आ गया? तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबके सुन में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात सुन में आ गया। और ये भी आप जान चुके, सबसेट जान चुके, ए यूनियन बी जान चुके, ए इंटरसेक्शन बी जान चुके। क्लियर हो गया होगा? ये सारी बातें पुरानी है इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया गया है। अगर कोई दिक्कत होगा, इसकी थोड़ी ज्यादा हो गई होगी तो बताइएगा और थोड़ा स्लो कर लेंगे। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब संबंध की ओर बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग एक टॉपिक जानते हैं और जिसे बोलते हैं समुच्चयों का गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे।
समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आगे बढ़े हम लोग। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम लोग सीधे फलन की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी संबंध की तरफ, रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो अगर मैं कहूं कि ए एक सेट है और बी कोई दूसरा सेट है, ए भी एक सेट है और बी भी, दो सेट है, नॉन इम्पोर्टिव सेट है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ए और बी दो सेट है, तो ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्या कहलाएगा? ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। और इसकी डिफिनेशन कैसे होगी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डिफिनेशन है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अब पहले इसको समझेंगे, फिर हम बताएंगे कि इसे कार्तीय गुणनफल क्यों बोला जाता है, ये भी बताएंगे। और ध्यान समझिएगा, और ध्यान समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। अभी आपको क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू 1,2 है। ए इज इक्वल टू कितना है? 1,2 है और बी इज इक्वल टू है ए कामा बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसका होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 का 1। देखिए ये एक एलिमेंट हो गए, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये बी के। तो 1, ए का पहला एलिमेंट क्या है? 1, और बी का पहला एलिमेंट क्या है? ए। तो लिख दिया हमने 1 कामा ए। क्लियर हुआ? फिर लिखा हमने ए का 1 और इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? बी। तो 1 कामा बी हो गया। पहले 1 का मल्टीप्लीकेशन ए से, तो 1 कामा ए समझने के लिए तो 1 कामा ए लिखा, फिर 1 का बी से, तो क्या हो गया? 1 कामा बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और फिर यहां से 2 का ए से होगा तो क्या होगा? 2 कामा ए, और फिर 2 का बी से होगा तो 2 कामा, ये हो गया ए क्रॉस बी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ए क्रॉस बी कैसे निकालना? देखिए 1 का मल्टीप्लीकेशन है, जैसे गुणा करते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। 2, तो 2 दूना 4। तो पहले 1 का गुणा किससे हुआ? 1 का मल्टीप्लीकेशन समझने के लिए, तो 1 का पेयर किससे बना? ए से, तो 1 कामा ए हो गया। फिर 1 का पेयर बी से, तो 1 कामा बी हो गया। ये गुणा नहीं लिखेंगे, गुणा नहीं, गुणा कर रहे हैं सब, तो गुणा क्या 1 इंटू ए होना जी? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। देखिए एक्स का एलिमेंट कौन है? 1 है, और बी का एलिमेंट है ए, तो 1 कामा ए। एक्स का एलिमेंट 1 है, सॉरी ए का एलिमेंट 1 है और बी का एलिमेंट है बी, 1 कामा बी। ए का एलिमेंट 2 है, बी का एलिमेंट ए है, तो 2 कामा ए। ए का एलिमेंट 2 है, बी का एलिमेंट बी है, तो 2 कामा बी। तो ये हो गया। अब अगर आप देखें तो ये जो डिफिनेशन दी हुई है यहाँ पर, देखिए एक्स कामा वाई लिखा हमने पेयर में, यानी जितने भी यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? पेयर में। देखिए पेयर में है कि नहीं है? और इन पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर या कर्मित युग्म। कर्मित युग्म, हिंदी में कर्मित युग्म और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोले? क्योंकि देखिए ए क्रॉस बी हो रहा है, तो पहले ए का एलिमेंट लिखा गया, बाद में बी का एलिमेंट लिखा गया। 1 कामा ए लिखा गया, ए कामा 1 नहीं लिख सकते आप। ये ध्यान देना कि आपके मन में सर ए कामा 1 लिख सकते हैं क्या? जी नहीं। जब ए क्रॉस बी है तो पहले ए का एलिमेंट होगा, फिर बाद में बी का एलिमेंट होगा। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसे क्या बोला गया? ऑर्डर्ड पेयर बोला गया।
यानी अब आप यहां से ये भी जानेंगे कि 1 कामा ए इज नॉट इक्वल टू ए कामा 1, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? ये बात समझ आ गई होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। और ए क्रॉस बी इक्वल टू, देखो एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू ए, यानी ऑर्डर पेयर में जो पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा होगा वो किस को बिलोंग करेगा? दूसरे को। यहां पर देखिए 1 किसको बिलोंग करता है? ए को, और ए किसको बिलोंग करता है? बी को। यानी ऑर्डर पेयर में पहला जो होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो दूसरा होगा वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई, ए क्रॉस बी कैसे निकालना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन होता है कि इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? जैसे अभी हमने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है कि 1 कामा ए को ए कामा 1 नहीं लिख सकते। अब ऑर्डर्ड पेयर ये लिखा गया कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को डिनोट प्रेजेंट करने के लिए कितने एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बताया जा चुका, ये तो पढ़ा होगा आपने कि अगर ये कार्टेशियन प्लेन है तो कार्टेशियन प्लेन में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या चाहिए? भुज चाहिए और क्या चाहिए? कोटि चाहिए। भुज चाहिए और कोटि चाहिए। इसे आप क्या कहते हो अंग्रेजी में? एब्सिसा कहते हो भुज को, और कोटि को कहते हो ऑर्डिनेट। कोटि को क्या कहते हो? ऑर्डिनेट कहते हो। यानी आपको एब्सिसा भी चाहिए और ऑर्डिनेट भी चाहिए, भुज भी चाहिए और कोट भी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 3,1 मिल गया तो आप कह सकते हो कि 3,1 का मतलब ये बता रहा है कि आपको पहले राइट तरफ कितना जाना है? 3 स्टेप जाना है, और 1 बता रहा है कि आपको 1 स्टेप ऊपर जाना है, और यहां पर आपको 3,1 मिल जाएगा। लेकिन अगर 3,1 की जगह पर क्या हो जाए? 1,3 हो जाए। यहां पर लिख दें अगर 1,3 हो जाए तो 1,3 का मतलब पहले आपको एक्सिस के लंग 1 स्टेप जाना है, फिर वाई एक्सिस के लंग 3 स्टेप जाना है, तो 1,3 मिल गया। तो क्या 1,3 और 3,1 दोनों पॉइंट सेम प्लेस पे हैं? जी नहीं, सेम प्लेस पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1,3 इज नॉट इक्वल टू किसके है? 3,1। और वही बात तो यहां से मैंने बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर में 1 कामा ए इज नॉट इक्वल टू ए कामा 1। इसका मतलब हुआ कि किसी भी जो समुच्चयों का प्रोडक्ट है उस प्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए इसे हमने कहा समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पीड ठीक रही है मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और बस आज यहीं पर रहने देते हैं। और उसके बाद देखिए, अगर इफ a इज इक्वल टू 1,2 हो और b इज इक्वल टू a b c हो, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 1 कामा a, 1 कामा b, 1 कामा c लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और फिर क्या लिखोगे? 2 कामा a, 2 कामा b और 2 कामा c लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो a में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट। और b में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6। यानी a में 2 एलिमेंट हैं, b में 3 एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? a 2 3 जा 6 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब अगर a में m एलिमेंट हैं और b में n एलिमेंट हैं, a में कितने एलिमेंट हैं? m एलिमेंट हैं, और b में n एलिमेंट हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? m इंटू n एलिमेंट होंगे, अर्थात mn एलिमेंट होंगे। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। आज चूंकि पुरानी बातें थी इसलिए हमने थोड़ा स्पीड लिया और समय को देखते हुए थोड़ा स्पीड से पढ़ा है। अगर कोई दिक्कत होगी, अगर आपको समस्या हो रही तो स्पीड को कल हम थोड़ा कम कर देंगे। कल
ये बातें जरूरी थी संबंध के लिए, तो कल हम लोग संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि उन संबंध को पढ़ने के लिए हमको इंटरसेक्शन, यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, ताकि हम उसको रिलेट कर सकें, आपको समझा सकें कि कैसे हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, कैसे हम रिलेशन को समझेंगे। उसके बेहतर रूप से समझने के लिए कल मिलते हैं।